हेलो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। इसमें फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध यानी स्मॉल एफ तथा कैपिटल आर में रिलेशन। आइए देखते हैं कि इसमें आप जानते हो कैपिटल स्मॉल एफ इक्वल टू आर बाई 2 ये एक रिलेशन होता है, लेकिन ये कैसे आता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये टू टाइप्स हैं, यानी कि एक अवतल दर्पण के लिए, एक उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अब इन दोनों में हम केवल अवतल का करा रहे हैं, उत्तल का आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। यदि नहीं हो पाया तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा देंगे। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक हमारे पास एक दर्पण है, अवतल दर्पण, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक लाइट आ रही है जो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है। और एक इमेजरी लाइट है जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्र केंद्र से होकर जा रही है। अब यहाँ देख रहे हो, इसी अकॉर्डिंग पे हम बात करें तो एंगल PQC इज इक्वल टू एंगल FQC। अब एंगल P कहाँ पे है? एंगल P यहाँ पे एंगल PQC, Q आपका यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी PQC ये रहा और FQC ये रहा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल I और R एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताया हुआ है पहले वाले टॉपिक में। यदि आपको वो नहीं पता है तो इसके लिए आप हमारे चैनल में जाइए और वहां पे आप देख लीजिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो एंगल I और एंगल R क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में सदैव ही बराबर होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है। हमने यहाँ लिखा भी है कि ये कैसे आपस में इक्वल है। देन PQ समांतर है AO के, PQ समांतर है AO के और QC इन्हें मिलाती है, तो QC इन्हें मिला रही है। तो एंगल PQC बराबर एकांतर एंगल QCF। आप PQC देखो, PQC वह इक्वल है QCF के, क्योंकि आप देखो एक लाइन है और इस लाइन को आगे बढ़ाया जाए और एक लाइन ये है, तो इन दोनों काटने वाला एंगल ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे एकांतर कोण के नियमानुसार। देन एंगल FQC इज इक्वल टू एंगल QCF। एंगल Q और एंगल C, एंगल Q और एंगल C ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। QCF में QF इज इक्वल टू CF। QCF में QF, ये जो QF है और ये जो CF है ये दोनों इक्वल है। अब इस अवस्था में क्या होगा? ये दोनों इक्वल है, तो यदि Q दर्पण के ध्रुव O के समीप हो और दर्पण की वक्रता त्रिज्या कम हो तो QF जो होगा वो OF के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, यदि ये जो द्वारक है यानी मिरर की जो साइज है इसको छोटा करते जाए तो ये जैसे जैसे इसको छोटा करते जाएंगे ये Q का पोजीशन धीरे धीरे घटता जाएगा और यदि एक टाइम ये बहुत छोटा हो जाए तो ये Q O पे आ जाएगा। उस अवस्था में जो QF है वो OF के इक्वल हो जाएगा। देन उसी अकॉर्डिंग QF इज इक्वल टू OF। यदि मान लें कि दर्पण का जो द्वारक है बहुत छोटा हो गया तो ये QF जो होगा वो OF के इक्वल हो जाएगा। तो OF इज इक्वल टू CF। OF इज इक्वल टू CF, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वह इसका जो डिस्टेंस होता है वो इसके डिस्टेंस से इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो CF लिखा हुआ है, जो CF लिखा है इसको 1/2 OF प्लस CF यानी इतना प्लस इतना आपस में जोड़कर 2 से डिवाइड कर दे, एक के इक्वल हो जाएगा। हमने देखिए एक ही है, दोनों को ऐड करके हाफ से डिवाइड कर दिया। तो वहां पे OF जो है, OF को हम प्रूव कर चुके हैं कि वो FC के इक्वल है यानी CF के इक्वल है, तो हम उसे लिख सकते हैं। दोनों वही बात लिखी हुई है, या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। OF इज इक्वल टू 1/2 OC। OC, अब ये OC क्या है? तो आप देखो OF और CF दोनों को ऐड करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? OC। लिख दिया OC। ठीक, अब फोकस दूरी OF इज इक्वल टू 1/2। ये जो OC है ये क्या है? टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस
पोल तक की डिस्टेंस है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी वक्ता त्रिज्या की जो दूरी होती है वो कैपिटल आर ही होती है, परिभाषा में बताया हुआ है, जाकर वहां पे आप देख लीजिएगा। देन फोकस दूरी इक्वल टू 1/2 वक्ता त्रिज्या, तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 को 1/2 ले, वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर से। ये रहा हमारा प्रोग्रेशन एफ इक्वल टू r/2। ठीक, आई होप समझ में आ गई होगी मेरी बात है। यदि नहीं समझ में आई तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए। आगे आगे बात करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिन स्रोतों से प्रकाश आकर किसी दर्पण पर आपतित होती है, जिन मुख्य स्रोतों से प्रकाश आकर किसी दर्पण पर आपतित होती है उसे हम वस्तु कहते हैं, या दूसरी परिभाषा में ये कह सकते हैं आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। क्या कह सकते हैं? आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कह सकते हैं। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक आती है प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। दर्पण तल से परावर्तन के पश्चात, दर्पण तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, दर्पण तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिन बिंदु पर अभिसरित होती हैं उसे उस पॉइंट पर या उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस भी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। या आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या है? जब किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात चलने वाली किरणें वास्तविक रूप से कहीं मिलती हैं, वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती हैं तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जब कहीं चलकर मिलती हैं वह आभासी रूप से उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर। देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये 6 कंडीशन होते हैं इसके टोटल, 6 स्थितियां होती हैं, 6 स्थितियों में इनके प्रतिबिंब का बनना संभव है। आइए 6 स्थिति के बारे में बात करते हैं। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा 6 पोजीशन। पहली पोजीशन की बात करें, कब? जब वस्तु अनंत पर हो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पर हो उस समय उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह उस मिरर के फोकस पॉइंट पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर। और प्रतिबिंब का जो आकार होता है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो बिंदुवत आकार का होता है। बिंदु आकार का मतलब लाइक दैट, कुछ ऐसा जिसे देख के आप ये ना बता पाओ कि सीधा है या उल्टा, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम बात करें तो ये कहा जाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से दूर हो, अर्थात हम एक तरीके से ये कहें वह इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बाहर कहीं हो। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एक मिरर है, हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण ये हो गया, सॉरी ये अवतल दर्पण हो गया, ऊपर वाले पार्ट पे हम पॉलिश कर देते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा कहीं फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और इसके इधर बहुत दूर तक हम चले गए तो इनफाइनाइट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमने बता दिया। सेकंड कंडीशन हम ये बता रहे हैं कि यदि आपके पास जो मिरर ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यदि कहीं पर हो, सपोज दैट इस अवस्था में हो, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस तथा सी के बीच में बनेगा, यानी एफ तथा सी के बीच यहाँ कहीं हमें प्राप्त होगा। और इस अवस्था में जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु की तुलना में छोटा होगा। ठीक, बात समझिए, फिर सुनिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के मिड में कहीं हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के मिड में कहीं हो, उस अवस्था में इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में कहीं मिलेगा, जो इस वस्तु की तुलना में छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं,
जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो जाए, यानी जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हो तो उस अवस्था में इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो इसका प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलता है, जो वस्तु के आकार के बराबर होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। फिर सुनिए, यानी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो उस अवस्था में इस वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है और वास्तविक उल्टा है और वस्तु की तुलना में उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। थर्ड पॉइंट बात करें, जब ऑब्जेक्ट F तथा C के मिड में कहीं रखा हो, F तथा C के मिड में कहीं रखा हो, मतलब F और C के बीच यहाँ कहीं पर भी रखा हो, उस अवस्था में उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर कहीं मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर कहीं मिलेगा, वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट कंडीशन, जब वस्तु फोकल पर हो यानी इस फोकस बिंदु पर हो, इस अवस्था में इस वस्तु का प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर कहीं प्राप्त होता है, जो वस्तु की तुलना में बहुत ही बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता है। थर्ड पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर ले, जब वस्तु F तथा इस ध्रुव के मध्य में कहीं स्थित हो, सपोज दैट यहाँ कहीं स्थित हो, तो इस अवस्था में इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? इस अवस्था में इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु की तुलना में बहुत ही बड़ा, आभासी और सीधा मिलता है। ठीक, फिर से बात कर लेते हैं, फिर से एक बात सुन लीजिए, जब वस्तु अनंत में होगा उस अवस्था में उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस में मिलेगा, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के मिड कहीं हो तो उस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के मध्य कहीं मिलता है, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलता है, जब वस्तु फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड कहीं हो उस अवस्था में इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर कहीं मिलता है, जब वस्तु फोकल पे हो तो इमेज इनफाइनाइट में मिलता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकल के मध्य कहीं हो तो इमेज दर्पण के बाहर यानी दर्पण के पीछे वस्तु की तुलना में बहुत ही बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब मिलता है। ये 6 कंडीशन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।